नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गेस किया है, ईरान और इजराइल के रिश्तों के बारे में। और हम जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि ये दो कंट्री इतनी गहरी दुश्मन बन गई और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल एक दूसरे के बहुत ही करीबी दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम देश था जिसने 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी। उस समय दोनों देशों के रिश्ते इतने अच्छे थे कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को ट्रेनिंग भी दिया करती थी। 1960 और 17 की सेंचुरी में इन दोनों देशों के बीच न सिर्फ कूटनीतिक बल्कि सैन्य और आर्थिक सहयोग भी मौजूद था। दोस्तों, हम जब ईरान और इजराइल की इस दोस्ती की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये वो समय था जब मिडल ईस्ट में कंडीशन बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। 1950 और 16 सेंचुरी में ईरान एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में उभर रहा था, जहां शाह रेजा पहलवी ने पश्चिमी देशों से अपनी नजदीकियां बढ़ा ली थी। इजराइल जो कि 1948 में एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा था और उसको भी ऐसे सहयोगी की जरूरत थी जो उसकी सुरक्षा और अस्तित्व की गारंटी दे सके। उस समय दोनों देशों ने मिलकर कई योजनाओं पर भी काम किया था। यहाँ तक कि 1960 के दशक में ईरान ने इजराइल के साथ तेल व्यापार भी शुरुआत की थी, जिससे इजराइल को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिली। इसी दौर में इजराइल ने ईरान के साथ मिलकर कई रक्षा प्रणालियों पर भी काम किया था। यह साझेदारी इतनी मजबूत थी कि 1980 में इराक ने ईरान पर हमला किया था तो इजराइल ने गुप्त रूप से इजराइल को हथियार भेजे थे। उस समय इजराइल को यह डर था कि अगर ईरान हार गया तो इराक उसकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर ईरान और इजराइल के रिश्ते इतने अच्छे थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ये दोनों एक कट्टर देश बनकर आमने सामने खड़े हैं। इसका जवाब हमें 1979 की इस्लामिक क्रांति से मिलता है। दोस्तों, इस्लामिक क्रांति ने ईरान की राजनीतिक और समाज में बड़ा बदलाव किया। शाह रेजा पहलवी की सत्ता गिरा दी गई और अयतुल्ला खोमेनी ने देश की बागडोर संभाली। खोमेनी की विचारधारा कट्टर इस्लामिक थी और वह पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ था। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने पहली नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया। जहाँ पहले वह इजराइल का दोस्त था, अब उसने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। अयतुल्ला ने मुसलमानों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश की और इस्लामिक दुनिया में एकजुटता का आह्वान किया। उन्होंने इजराइल को शैतान का राज्य कहा और सभी मुस्लिम देशों से अपील की कि वे इजराइल के खिलाफ एकजुट हो। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने एक नई रणनीति अपनाई। उसे पता था कि वह इजराइल से सीधा युद्ध नहीं जीत सकता, इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर की रणनीति बनाई। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है कि किसी देश के खिलाफ सीधा युद्ध न लड़कर उसके खिलाफ छोटे छोटे आतंकी संगठनों को खड़ा करना और उन्हें फंडिंग और हथियार मुहैया कराना। इसी रणनीति के तहत ईरान ने कई आतंकी संगठनों को समर्थन देना शुरू कर दिया। इसमें हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन शामिल हैं, जो आज इजराइल के खिलाफ बड़े दुश्मन माने जाते हैं। ईरान का मानना है कि इन आतंकी संगठनों के जरिए वह इजराइल को कमजोर करना चाहता है। यही वजह है कि आज गाजा, लेबनान और सीरिया जैसे इलाकों में कई समर्थित संगठन इजराइल के खिलाफ लगातार हमले करते आ रहे हैं। दोस्तों, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन ईरान की रणनीति का एक अहम हिस्सा है। हमास जो गाजा पट्टी में सक्रिय है और ईरान से फंडिंग और हथियार लेता है। हमास का मुख्य उद्देश्य इजराइल को खत्म करना है। 2007 में जब हमास ने गाजा पर हमला किया था, तब से लेकर आज तक यह संगठन इजराइल के खिलाफ रॉकेट और मिसाइल हमले करता आ रहा है। हिजबुल्लाह जो लेबनान में सक्रिय है, ये भी ईरान का एक प्रमुख मोहरा है। 1980 के दशक में ईरान ने इस संगठन की स्थापना की थी ताकि लेबनान के शिया समुदाय को अपने पक्ष में किया जा सके। हिजबुल्लाह का मकसद भी इजराइल को खत्म करना है और यह संगठन इजराइल के खिलाफ कई बार युद्ध कर चुका है। 2006 में हिजबुल्लाह और ईरान के बीच में 34 दिनों तक युद्ध चले थे और इस युद्ध ने पूरे दुनिया का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया था। उस समय हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे थे, लेकिन इजराइल ने भी हिजबुल्लाह के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की थी। इस युद्ध में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव और भी ज्यादा बढ़ा दिया। दोस्तों, इजराइल की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। साल 2000 के बाद से ही ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को और भी तेज कर दिया है। हालांकि ईरान का दावा है कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ शांति के उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, लेकिन पश्चिमी देशों और इजराइल को लगता है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता है तो उसकी सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। यही वजह है कि इजराइल ने कई बार ईरान के परमाणु ठिकानों पर गुप्त हमले किए हैं। इनमें ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और न्यूक्लियर पावर प्लांट में
ब्लास्ट जैसी घटनाएं शामिल है। ये सभी हमले इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद द्वारा किए गए हैं। अब बात करते हैं इसराइल के सबसे बड़े सुरक्षा सिस्टम की, जिसे आयरन डोम कहा जाता है। दोस्तों, आयरन डोम एक ऐसा रक्षा प्रणाली है जो हवा में ही दुश्मनों की मिसाइलों को और रॉकेट को नष्ट कर देता है। इस सिस्टम की मदद से इसराइल ने 2000 से भी ज्यादा ईरानी मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया। ये सिस्टम इतना एडवांस है कि ये बिना चूक किए दुश्मन के हमले को विफल कर देता है। आयरन डोम की वजह से ही इसराइल अपने पड़ोसियों के लगातार हमले के बावजूद भी सुरक्षित है। इस सिस्टम के कारण ईरान और आतंकी संगठन इसराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा पाए आज तक। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर ईरान और इसराइल के बीच सीधी जंग हुई तो इसका क्या नतीजा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये लड़ाई सिर्फ इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। ईरान के साथ उनके आतंकी संगठन और कुछ मुस्लिम देश खड़े हैं, जबकि इसराइल के साथ अमेरिका और पश्चिमी देश खड़े हैं। अगर ये युद्ध हुआ तो इसका सबसे बुरा असर मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा। यहाँ तक कि ये जंग क्रूड ऑयल की कीमतों में भी उछाल ला सकती है और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को भी बहुत गहरा चोट पहुंचा सकती है। इस पूरे विवाद में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम होगी। अमेरिका हमेशा से इसराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। इसराइल की हर बड़ी सुरक्षा जरूरत को अमेरिका पूरा करता आ रहा है। अगर ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होता है तो यह तय है कि अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ यूरोप इस संघर्ष को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यूरोपीय देशों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में शांति की बहुत जरूरत है। दोस्तों, ईरान और इसराइल के बीच दुश्मनी सिर्फ तो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि ये एक जटिल और ऐतिहासिक विवाद है, जिसमें धार्मिक, राजनीतिक और बॉर्डर डिस्प्यूट जैसे कई मामले जुड़े हुए हैं। जहाँ कभी ये दोनों कंट्री एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, आज वे एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। इस वॉर का असर न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया पर भी पड़ सकता है। अगर आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच युद्ध होता है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस विवाद का हल बातचीत से निकल जाए, ताकि भविष्य में शांति और स्थिरता बनी रहे। तो आप लोगों की क्या राय है इस टॉपिक पर, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।